इट्स रिटर्न टाइप। अच्छा, हमने कुछ वैल्यू रिटर्न करानी है, तो यहाँ पे उसका जो वैल्यू रिटर्न करानी है उसका रिटर्न टाइप मेंशन करेंगे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे वॉइड लिख रहा हूँ, बाद में चेंज कर दूंगा ताकि रिलेट कर सको कि कौन सी वैल्यू कैसे रिटर्न हो रही है। ठीक है, सो वॉइड द फंक्शन नेम इज ऐड, वी आर नॉट टेकिंग एनी आर्गुमेंट, सो it is as void. Now every declaration must be ended with semicolon. So the declaration is end with semicolon, and the function calling is also end with the semicolon. Now get ch. मैं यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ। सो द फंक्शन डेफिनेशन सिंटेक्स इज रिटर्न टाइप। अभी मैं यहाँ पे void लिख रहा हूँ। ना फंक्शन के अंदर क्या डिफाइन करना है, बट वी हैव टू बी डन, वी हैव जस्ट टेक द टू इनपुट फ्रॉम द यूजर and just add them and print it on the screen. So for that, printf enter two numbers, scanf %d comma and a comma and b. Before that we have to be declare the variables integer a comma b comma c. Now c is equal to logic part is a plus b. ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? ना हमने पहले वाले प्रोग्राम में किया था जिसमें टेक नथिंग एंड रिटर्न नथिंग में हमने यही वैल्यू प्रिंट करा दी थी। ठीक है, बट हम यहाँ पे वैल्यू को रिटर्न करेंगे, उसके लिए हम कीवर्ड का यूज करेंगे। क्या? रिटर्न कीवर्ड। सो आई विल राइट हियर रिटर्न। ठीक है, अब वैल्यू किसमें, रिजल्ट किसमें पड़ा है मेरा? सी में सर। ए प्लस बी का रिजल्ट किसमें? सी में। तो क्या जिसमें रिजल्ट है उसी को मैं रिटर्न कराऊंगा। सो आई विल राइट हियर रिटर्न सी। ठीक है, क्लियर? दिस इज एंड ऑफ अ फंक्शन। अब ये वैल्यू रिटर्न कहाँ होती है? जो फंक्शन इसको कॉल करता है वही वहां पे जाके वैल्यू रिटर्न होती है। इसका मतलब ये जो सी की वैल्यू होगी, किसको रिटर्न करेगा? किसने कॉल किया था इसको? इस ऐड फंक्शन ने कॉल किया था मेन फंक्शन। इसका मतलब है इस सी की वैल्यू जो भी होगी वो इस पूरे फंक्शन की जगह रिप्लेस हो जाएगी। सपोज मैंने दो इनपुट दिए 2 and 4, तो 2 and 4 का रिजल्ट क्या है? 6। तो रिटर्न 6, रिटर्न का 6 का मतलब है ये पूरी स्टेटमेंट यहां से डिलीट हो जाएगी, इसकी जगह 6 आ जाएगा जो वैल्यू रिटर्न हो रही है। बात समझ में आ गई है? हाउ द वैल्यू इज टू बी रिटर्न। हमेशा वैल्यू उसको रिटर्न कराते हैं जो फंक्शन कॉल कर रहा है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब मैं जो वैल्यू रिटर्न कराई है, अब इसको रिसीव करने के लिए भी मेरे पास कोई वेरिएबल होना चाहिए। यस सर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ऐड फंक्शन बनाया और इसको रिसीव करने के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, इंटीजर कुछ भी ले लो, एक्स ले लो। और जो वैल्यू रिटर्न होगी मेरी ऐड फंक्शन में, उसको मैं स्टोर कराऊंगा कहाँ पे? एक्स वेरिएबल के अंदर। एक्स वेरिएबल। ठीक है, इस ऐड की जगह तो क्या वैल्यू रिटर्न आ जाएगी मेरी? सपोज 4 + 2 6, तो 6 मैंने किसको असाइन कर दिया? एक्स को। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या कर दूंगा? यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। हाँ हाँ, वो चेंज करेंगे। प्रिंट एफ एक्स हो जाएगा सर। नाउ यस, प्रिंट एफ एक्स इज कॉमा एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये क्लियर है कि वैल्यू रिटर्न कैसे हो रही है? तो यहाँ पे 6 की जगह मैं वही फंक्शन रिप्लेस कर रहा हूँ। वो मैंने डिलीट इसलिए किया था कि वैल्यू जो रिटर्न कर रहा है वो इस पर्टिकुलर ऐड फंक्शन को रिटर्न करेगा वहां पे। ठीक है, क्लियर? सर रन करके दिखा दो एक बार। हाँ हाँ, मैं कर रहा हूँ, एक मिनट। अच्छा, अब हमने जब वैल्यू डिक्लेयर, हमने कोई वैल्यू रिटर्न करी है, वैल्यू रिटर्न किस टाइप की करी है मैंने? जो सी वैल्यू उसके अंदर कौन सी वैल्यू है? इंटीजर सर। इंटीजर टाइप की है। तो जो हमने डेफिनेशन के अंदर फंक्शन को डिफाइन किया था, तो मैंने इंट बोला होगा था यहाँ सर। पे रिटर्न टाइप मेंशन करना है। रिटर्न टाइप वो जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो किस तरह की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं? इंटीजर तो इंटीजर। तो यहाँ इंट पे ऐड हो वॉइड की जाएगा। जगह मैं कर लिखूं इंट लिख दूं। इस तरह डिक्लेरेशन में मेरे को बताना पड़ेगा कि मैं उससे कौन सी वैल्यू रिटर्न कराने वाला हूँ।
ठीक है, तो यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप भी क्या लिखूंगा, इंट लिखूंगा। क्लियर है, ये क्लियर है? यस सर। Now we'll execute the program. Enter to number 3, 6. The result is 9. ओके सर। Okay. So this is a kind of nature. Take nothing and return something. उसने कुछ आर्गुमेंट्स नहीं लिए लेकिन वैल्यू रिटर्न कराई है हमें। ये सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, अगर तुम एक्सप्रेशन रिटर्न में कोई एक्सप्रेशन देना चाहो तो यहाँ पे एक्सप्रेशन भी दे सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे लिखने की बजाय डायरेक्टली क्या दे सकता हूँ, a प्लस बी भी दे सकता हूँ। बट जो एक्सप्रेशन दोगे जब रिटर्न कराते हो तो उसको मैंडेटरी है कि आप उसको ब्रैकेट में लिखोगे। सर पर एक्सप्रेशन दे देना चाहिए ना सर, वो रन टाइम एरर कम होते हैं फिर, कंपाइल हाँ जल्दी नहीं देना होता है। चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर देना चाहो तो यू कैन। ठीक है, क्लियर है? दिस इज अ काइंड ऑफ नेचर ऑफ, तो रिटर्न कीवर्ड है यहाँ पे, ध्यान रखना। अभी तक हमने मेरे ख्याल से 10-12 कीवर्ड पढ़ लिए होंगे, ज्यादा ही पढ़ लिए होंगे शायद। टोटल कितने कीवर्ड्स हैं सी के अंदर? हाउ मेनी टोटल्स कीवर्ड इन सी? 32. इट्स 32 रिजर्व कीवर्ड है हमारे पास सी के अंदर। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग से लेके अभी तक कम से कम 15 से 20 पढ़ लिए होंगे। Now the next last one is take something and return something. अब हम कुछ पैरामीटर पास कराएंगे। क्या बोलते हैं उन पैरामीटर्स को जो हम पास करवाते हैं फंक्शन कॉलिंग पे? कौन से आर्गुमेंट्स होते हैं? एक्चुअल होते हैं, फॉर्मल्स होते हैं? जब हम वैल्यू को कॉल करा रहे हैं, फंक्शन को कॉल करा रहे हैं यहाँ से। Actual argument. दीज आर द एक्चुअल आर्गुमेंट्स। एक्चुअल मतलब जो हम खुद से पास कर रहे हैं, और जो रिसीव कर रहे हैं दैट इज अ फॉर्मल, आर्टिफिशियल जो है, जहाँ पे वैल्यू जाके स्टोर हो रही है। ठीक है, सो इसी के अंदर मैं चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ से दो आर्गुमेंट पास ऑन कर रहे हैं, सपोज मैंने 5,6 किया। ठीक है, इधर यू कैन पास अ इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू और एनी वेरिएबल वैल्यू। वेरिएबल के लिए यहाँ पे वैल्यू मांग लोगे यूजर से। ठीक है, printf scanf, दो वैल्यू यूजर से एंटर करा लोगे, एंटर कराने के बाद वैल्यू यहाँ पे पास ऑन कर दोगे डायरेक्टली। और अगर आप डायरेक्टली इंटीजर कांस्टेंट पास ऑन करना चाहो तो इंटीजर कांस्टेंट भी डायरेक्टली पास ऑन कर सकते हो। राइट, सो जो मैंने इंटीजर पास ऑन किया उसको रिसीव करने के लिए मेरे पास दो क्या होना चाहिए, वेरिएबल्स होने चाहिए जहाँ पे जाके वैल्यू स्टोर होगी फंक्शन डेफिनेशन के अंदर। सो आई विल राइट हियर इंटीजर x कॉमा इंटीजर y। अब x और y के अंदर क्या आ गया, क्या आ गया, बोलो क्या हो गया? What is integer x and integer y contain? 5 and 6। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो मैंने पैरामीटर्स भेजे 5 और 6, 5 किसके अंदर कॉपी हुआ, x के अंदर, और 6 के अंदर कॉपी हुआ y के अंदर। ठीक है, सो दिस इज नॉन टू बी एक्चुअल आर्गुमेंट्स। And the parameter we have received in the definition of a function is known to be a formal argument। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है थ्योरी में भी, और वाइवास के अंदर भी पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड द फॉर्मल आर्गुमेंट्स। ठीक है, क्लियर है? जो हम फंक्शन डिक्लेरेशन में पास ऑन करते हैं उसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर किया और यहाँ पे कुछ भी पास नहीं किया, सो दिस इज नोन टू बी अ फंक्शन पैरामीटर्स। अगर मैं यहाँ पे दो पैरामीटर पास, मैंने यहाँ पे दो वैल्यू ली है इंटीजर टाइप की, तो मेरे को डिक्लेरेशन में भी क्या दिखाना पड़ेगा कि मैं आगे जाके दो वैल्यू यूज करूंगा और दोनों किस टाइप की होंगी मेरी को, इंटीजर टाइप की होंगी। ठीक है, सो दिस इज व्हेन द फंक्शन डिक्लेरेशन विल कंटेन द पैरामीटर्स। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आर्गुमेंट्स एंड द पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये लाइन में लिख लो, जब हम फंक्शन डिक्लेरेशन में और फंक्शन डेफिनेशंस में यूज करते हैं
टर्म्स तो उसको पैरामीटर्स बोलते हैं, जब फंक्शन कॉलिंग में हम यूज करते हैं तो उसको जनरली हम आर्गुमेंट्स बोलते हैं। When we pass an argument in the function declaration, this is known to be a parameters, and when we pass argument to the into the function call, this is known to be a arguments. And arguments is of two type, actual argument and the formal arguments. ठीक है, actual argument जब हम पास कर रहे हैं फंक्शन कॉल से, और जब हम रिसीव कर रहे हैं फंक्शन डेफिनेशन के अंदर, तो वो फॉर्मल आर्गुमेंट्स हैं। क्या होगा? हाँ, वो चेंज कर देंगे वेरिएबल। वैसे स्कोप दोनों का अलग अलग है, वहां पे भी एक्स रखना चाहो तो रख सकते हो, क्योंकि जो स्कोप है उसका सिर्फ इस एक्स का इसी ब्लॉक तक है, और यहाँ जो हमने एक्स लिया है उसका जो स्कोप है वो इस ब्लॉक तक है। ठीक है, तो अगर सेम नेम रखना चाहो तो रख सकते हो। अब हम यहाँ पे लॉजिक क्या बनाएंगे? इसको रिसीव करने के लिए आप डिक्लेयर इंटीजर सी, ऐड करूंगा यहाँ पे c इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड रिटर्न सी। ठीक है, रिटर्न किसको होगा? जहां से फंक्शन कॉल हुआ है, यानी इस पूरी स्टेटमेंट की जगह आपका 5 और 6 11 11 आ जाएगा, एंड 11 इज टू बी असाइंड टू u एंड u इज टू बी प्रिंटेड। दिस इज क्लियर? सो आई एम राइटिंग हियर ऐड 5,6। द रिजल्ट इज 11। ठीक है, प्रीवियस रिजल्ट आ रहा है क्योंकि हमने क्लियर स्क्रीन लगाया, मैं लगा देता हूँ। बता रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर है? अब बात आती है कि अगर हम यहीं से यूजर से इनपुट लेना चाहें तो कैन बी प्रिंट एफ। एक थोड़ा सा बात समझना है यहाँ पे, जो थोड़ा सा लॉजिक वाली बात है। जो मैंने यहाँ पे दो नंबर यूजर से मांगे ए और बी, तो मैं यहाँ पे पास क्या करूंगा? ए और बी पास करूंगा। ठीक है, क्लियर? तो मेन जो बात समझने वाली है वो ये है कि क्या मैं यही सेम ए और बी को दोबारा रिसीविंग में यूज कर सकता हूँ, या वो डिफरेंट होने चाहिए? कैन वी यूज द सेम नेम ऑफ अ वेरिएबल? यस वी कैन। ठीक है, जनरली कंफ्यूजन यहाँ होती है क्योंकि एक जो वेरिएबल का स्कोप होता है, अगर हमने जो स्टोरेज क्लासेस पढ़ी थी, ऑटो स्टोरेज क्लास में हमने बताया था, ऑटोमेटिक जो स्टोरेज क्लास है कि किसी वेरिएबल के आगे मैं ऑटो कीवर्ड लिख देता हूँ वहाँ पे, तो उसका जो स्कोप होता है वो सिर्फ उसी ब्लॉक तक रिस्ट्रिक्टेड होता है, बिकॉज वो लोकल होता है उसी ब्लॉक के लिए। सपोज मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक बनाया, दिस इज माई ब्लॉक, तो ये ब्लॉक के अंदर मैं अगर कोई भी यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, इंटीजर ए लिखा मैंने, तो ये जो ए वेरिएबल है ये मेरा ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास का, क्योंकि इसका जो स्कोप है वो सिर्फ इसी ब्लॉक तक ही रिस्ट्रिक्टेड है ओनली। जैसे मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा तो ये इस ब्लॉक का जो इस वेरिएबल का स्कोप है, इस ब्रैकेट एंड के बाद वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक ब्लॉक और क्रिएट करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर ए, देन आई कैन राइट दिस। ठीक है, क्योंकि दोनों में ही इंटीजर वेरिएबल ए है, लेकिन दोनों का जो स्कोप है, मेमोरी स्कोप है, वो दोनों का डिफरेंट है। ठीक है, अनटिल अनलेस मैं इसको ग्लोबली डिक्लेयर नहीं कर रहा। अगर ग्लोबली डिक्लेयर करता हूं तो हम उसके लिए कौन सा स्टोरेज क्लास यूज करते हैं? किसी ग्लोबल वेरिएबल के लिए कौन सी स्टोरेज क्लास यूज करते हैं?
Static. External. External storage is class used to declare the variable as a external global variable. ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट वो ग्लोबली डिक्लेयर होता है हमारा, तो उसके अंदर हमें उसकी लाइफ टाइम दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब तक प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होता जब तक हमारा उसका स्कोप रहता है थ्रू आउट द लाइफ टाइम। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैंने ये ए और बी जो दो वेरिएबल लिए हैं, ये जो मैंने डिक्लेयर किया है यहाँ पे, इसका स्कोप कहाँ तक होगा इन दोनों का? कहाँ पे ये लोकली डिक्लेयर है या ग्लोबली डिक्लेयर्ड है? मेन तक है, क्योंकि मेन एक फंक्शन है और फंक्शन के अंदर मैंने एक ब्लॉक बनाया है जहाँ की ब्रेसेस यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पे खत्म है, तो इस ब्रेसेस के अंदर जितने भी वेरिएबल बनाऊंगा वो उसके लिए लोकल होंगे। ठीक है, और लोकल का मतलब है कि जैसे मेन खत्म होगा वैसे इनका स्कोप खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो अगर मैं इस स्कोप के बाहर दोबारा से इन ए बी को यूज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर? दोनों को मेमोरी लोकेशन अलग अलग मिलेगी, दोनों का एड्रेसेस अलग अलग होंगे, सब कुछ अलग होगा। ठीक है, इन दोनों का सेम वे यहाँ पे इससे कोई लेना दे, अगर मैं यहाँ पे इंटीजर ए कोमा इंटीजर बी दोबारा से यूज करना चाहूँ तो कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? लेकिन हमारे सी के अंदर एक रिस्ट्रिक्शन भी है कि कोई भी फंक्शन अपने दूसरे फंक्शन के वेरिएबल को यूज नहीं कर सकता डायरेक्टली अनटिल अनलेस वो ग्लोबली डिक्लेयर ना हो। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाई, यहाँ पे एक मेन अपने आप में फंक्शन है और मैंने एक फंक्शन बाहर बनाया ऐड नाम का फंक्शन, तो दिस इज अ क्वेश्चन इज टू बी आस्क्ड वेदर ऐड नाम का फंक्शन मेन वाले ए बी को यूज कर सकता है तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो अपने खुद वेरिएबल बनाना चाहे तो वो बना सकता है विद सेम नेम से। बात समझ आ गई? अगर कोई फंक्शन, दो फंक्शंस हैं, क्या वो एक दूसरे के आपस के वेरिएबल को यूज कर सकते हैं अपने ब्लॉक के अंदर? तो नहीं कर सकते, बिकॉज उनका जो स्कोप है वो लोकल है। ठीक है, क्लियर? लेकिन अपने ही सेम फंक्शन के अंदर वो सेम नाम से वेरिएबल बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं, बिकॉज उन दोनों वेरिएबल का जो स्कोप होगा वो डिफरेंट होगा दोनों फंक्शंस के अंदर। ठीक है, क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे इसको सी इंटीजर ए कोमा बी करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। बी के बाद कॉमा छूट गया सर। हाँ, बी के बाद कॉमा सर, बी के बाद कॉमा। एंटर टू नंबर 4 6 रिजल्ट इज 10। ठीक है, आई होप ये क्लियर है? चारों फंक्शंस के रिटर्न टाइप्स क्लियर है? रिटर्न नथिंग, सॉरी, टेक नथिंग एंड रिटर्न नथिंग, टेक समथिंग एंड रिटर्न नथिंग, टेक नथिंग एंड रिटर्न समथिंग, एंड टेक समथिंग एंड रिटर्न समथिंग। ठीक है, तो चारों नेचर से हम फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। फंक्शंस का यूज करने के अंदर मेन चीजें इसके अंदर तीन, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड द फंक्शन कॉलिंग, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता होना चाहिए कि कब हमको फंक्शन कॉल करना है, कैसे फंक्शन कॉल करना है। ठीक है, कैसे वैल्यू रिटर्न होगी, कहाँ पे वैल्यू रिटर्न होती है जाके, तो दिस कंसेप्ट इज टू ऑल टू बी नॉट बिलो। ये क्लियर है सबको? चारों क्लियर है? यस, क्लियर है बेटा सबको घर पे? यस सर। सबको क्लियर है? यस Yes. यस सर। घर पे अगर कोई Yes, सुन sir. रहा है तो क्लियर है सबको? सर, Yes, sir. ए बी के जगह Yes, कोई और sir. भी डिक्लेरेशन यूज कर सकते हैं क्या? ये बुक पास में करो बेटा, क्लास में मोबाइल यूज ना करो।
कहाँ पे? तो यहाँ क्यों मंगाया? ले आ। चलो, I'm writing one code, बताना इसका आंसर क्या है। दोनों बाहर जाओगे क्लास से, लास्ट वार्निंग है। कॉर्नर पे होके बैठ जाओ दोनों। जशन खड़े हो जाओ वहां से, आगे आ जाओ। बताओ क्या आउटपुट आएगी इसकी? हाँ, कहाँ लिखा हुआ है? printf num कॉलन %d कॉलन कॉमा num। सर जे को इनिशियलाइज नहीं किया तो कोई गार्बेज वैल्यू आएगी? क्या कर रहे हो? जे को कोई इनिशियलाइज नहीं किया तो वो गार्बेज वैल्यू ले लेगा कोई। किसका नहीं इनिशियलाइज किया? जे को। तो जे तो वैल्यू जो रिटर्न होगी वो लेगा ना। j is a simple variable who's taking the value coming from increment function. नहीं, मे बी 3 सर। क्या कर रहे हो?
3 शायद। नहीं नहीं बेटे, दो प्रिंट स्टेटमेंट है, दो वैल्यू प्रिंट होंगी, दो बारी मतलब। क्यों वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे? हमेशा डिक्लेरेशन में आती है ना, डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में आती है। इसने वैल्यू रिटर्न कर दी, इस पूरी की जगह इसका आंसर आ गया। आई बन चला, बन लो अपने पूरा लूप फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा, यहाँ से इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ आ गया। ठीक है, इसने क्या करा, नम प्लस प्लस, नम की वैल्यू इनिशियली 0 है तो 1 कर दी, रिटर्न 1 कर दिया। इसका मतलब 1 रिटर्न करेगा किसको, जहां तक फंक्शन कॉल है पूरे की जगह 1 आ गया, 1 असाइन हो गया जी को। ऊपर उसका ब्रैकेट में वर्ड भी लिखेंगे, कहां पे सेकंड लाइन में जो 8 इंक्रीमेंट ब्रैकेट में वर्ड, ये वाला सेकंड लाइन। अच्छा अंदर, हां हां वर्ड निकाल के आंसर आया, नींद आ रही है? आया बेटा किसी का आंसर?
1 to 3 num 3, 1 to 3 और num 3। बेटा आया किसी का आंसर जो घर बैठे हैं? नहीं अभी नहीं निकाला, अभी नहीं निकाला। तू निकाल ले। जैकेट किस बात की? चल दिला तो पूछ लेना तू, मम्मी को मैं थोड़ा पहले पूछ तो ले दो अपने वक्त ना। चल ठीक है, चल रहा है पूछ। क्या लेना और मैं पूछूंगा? ये पीछे पहले मैं पूछता आया हूँ, पूछ लिया। चल नहीं दिया बस खत्म है बस फिर। अब क्या करना है? पापा से पूछना है? ठीक है पूछ। ये क्लियर है आपको? आया आंसर इसका? तो डाउट नहीं। तो जस्ट कंपाइलर को ये बताना है कि आपके पास अब ये कहा है बेटे आंसर आ गया सबको? ये समझना है किसी ने? आ गया सर। सर समझना सर। सर नहीं बोलो। आया समझना। सर बता दीजिए, आंसर नहीं आया हमारा। यस सर, रिपीट कर दीजिए एक बार। देखो क्या था इसमें? सबसे पहले इंटीजर नम वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं। सो नम किस टाइप का वेरिएबल है? ग्लोबल वेरिएबल है। ये सवाल ना करो।
ग्लोबल वेरिएबल बाय डिफॉल्ट एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास को बिलोंग करते हैं और एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास के लिए मैंने दिखाया था बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहती है, उसमें 0 रहती है. सो अगर हम नम को इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं तो नम विल टेक वैल्यू एज 0. ठीक है. द नेक्स्ट लाइन इज आई एंड जे, दो वेरिएबल है हमारे पास जो हमने डिक्लेयर करे हैं, दोनों इंटीजर टाइप के हैं. नाउ विल स्टार्ट विद अ लूप. लूप के अंदर i इज इक्वल टू 1, कंडीशन चेक होगी 1 इज लेस देन इक्वल टू 3. कंडीशन क्या है? ट्रू है. कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर आ जाएगा. लूप के अंदर आके क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट नाम का एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, जो कॉल करेगा अपने इंक्रीमेंट फंक्शन को. ये दिस इज अ फंक्शन कॉलिंग और इसकी डेफिनेशन क्या है? आउटसाइड द मेन. जैसे ही आउटसाइड द मेन फंक्शन कॉल पे जाएगा, इंक्रीमेंट फंक्शन क्या कर रहा है? नम की वैल्यू को प्लस प्लस कर रहा है, यानी कि इसको वैल्यू को क्या कर रहा है? इंक्रीमेंट कर रहा है 0 से 1 और रिटर्न कर रहा है नम. इसका मतलब 1 रिटर्न करेगा. रिटर्न किसको करते हैं? हमेशा जिस फंक्शन इसको कॉल किया है, यानी कि इंक्रीमेंट वाले फंक्शन को ही दोबारा से क्या करेगा? वैल्यू रिटर्न करेगा. और जे के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी? 1 स्टोर हो जाएगी. सो जे उसमें नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा जे. तो जे इज इक्वल टू 1. यहां तक क्लियर है? तो जे के अंदर क्या आ गया? 1 आ गया. दिस इज फॉर द, जब आई की वैल्यू क्या थी हमारी? 1 थी. अब दोबारा से लूप एग्जीक्यूट होगा बिकॉज आई प्लस प्लस आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगी. 2 इज लेस देन इक्वल टू 3. कंडीशन ट्रू है तो दोबारा से लूप एग्जीक्यूट होगा. तो अब आई की वैल्यू 2 हो चुकी है. 2 के लिए दोबारा से लूप में आएगा, इंक्रीमेंट वाला दोबारा से चलेगा फंक्शन. फंक्शन दोबारा चल के क्या हो जाएगी? नम प्लस प्लस यानी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2. ठीक है. एंड दिस इज टू बी रिटर्न टू द कॉलिंग फंक्शन. कॉल फंक्शन पे रिटर्न किया उसको और रिटर्निंग में जे के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा? 2. तो जे के अंदर क्या आ जाएगा? 2. नेक्स्ट दोबारा से लूप एग्जीक्यूट होगा, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी. कंडीशन चेक होगी 3 इज लेस देन इक्वल टू 3. कंडीशन ट्रू है, दोबारा लूप में आएगा, इंक्रीमेंट फंक्शन दोबारा कॉल होगा फंक्शन में नम प्लस प्लस, तो 2 की वैल्यू 3. सो जे इज इक्वल टू वैल्यू रिटर्न करेगा फंक्शन को और जे के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा? 3. 3 इज टू बी प्रिंटेड. अगेन इंक्रीमेंट होगी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4. 4 पे दोबारा कंडीशन चेक करेगा 4 इज लेस देन इक्वल टू 3. कंडीशन क्या है? फॉल्स. कंडीशन फॉल्स है तो लूप से बाहर आ जाएगा. लूप से बाहर आते ही उसको एक प्रिंटफ स्टेटमेंट और मिलेगी जिसमें लिखा है प्रिंटफ नम. प्रिंटफ नम के अंदर अपडेटेड वैल्यू क्या है नम की? 3. तो 3 इज टू बी प्रिंटेड इन द नम. तो नम में क्या प्रिंट हो जाएगा? 3. सो द आंसर विल बी 1 2 3 एंड नम 3. ये क्लियर है? यस सर, क्लियर है. यस सर. यस सर. ओके, कोड लिखो.
इस बताओ क्या आउटपुट आएगी। हाँ? बस सर वो अभी रे- इसका आउटपुट बताओ क्या आएगी, वो तो जूम कर लो। हेलो, सर रेक्सम आई के बाद ब्रेसेस नहीं आएंगे? कहाँ पे? सर वो जो आपने डिफाइन किया है फंक्शन को। इंटीजर आई के पहले सर। लगा लो, इसमें लगाई नहीं हुई वैसे। ये एक्चुअली ना गलत लगा दिया ना ब्रेसेस, ये इंटीजर के पहले आएगी। हाँ, ये शायद रहने दो, तुमसे नहीं होगा। ये रिकर्जन के अंदर आएगा, रिकर्जन में फंक्शन खुद को खुद से कॉल करता है, वो भी कराया नहीं है ना। बेटे ये रिकर्जन में आएगा टॉपिक, ये अभी कराया नहीं है तुम्हें, तो ये रहने दो। शायद अगर जिसका हो गया तो बता सकता है आंसर, अगर नहीं हुआ तो दिस इज बेसिकली अ रिकर्जन कंसेप्ट, जहाँ पे फंक्शन खुद को कॉल बार बार ही करेगा। मैं एक कोड और लिख रहा हूँ, जो अभी तक टॉपिक हुआ है उसके अंदर ही रहेगा वो।
पढ़ाओ इसको, आपके मैट्रिक पढ़ाएं तो। क्या आंसर? 2579। आया भी है वैसे, बोल दिया। अभी ऊपर से डायरेक्ट फंक्शन सेम ये नहीं शायद हमने पैटर्न वगैरह इस वजह से हो सकता है ये मैक्सिमम होगी इसकी। इससे तो वो पेज ऊपर नीचे होता
ग्लोबल वेरिएबल कौन से एसओटी तो लोकल है, लोकल वेरिएबल के अंदर होता है। सेम ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे खत्म है। इस ब्लॉक के लिए ये जो वेरिएबल है ये लोकल है, y s और t ये दोनों क्या है, इस ब्लॉक के लिए लोकल है। लेकिन ये जो t वेरिएबल है ये से अलग है, क्योंकि लोकल वेरिएबल का स्कोप सिर्फ इन्हीं ब्लॉक में है। इसका मतलब ये जो t है ये इससे अलग है, इसका मेमोरी एड्रेस अलग है, इसका मेमोरी एड्रेस अलग है। तो ये ग्लोबल डिक्लेयर किया हुआ फंक्शन है, बात समझ आएगी? ठीक है, तो इसका मतलब जब ये वाला फंक्शन चलेगा तो इसका जो t एग्जीक्यूट होगा वो इसका वैल्यू लेगा। ठीक है, यहाँ से s + t 5 + 2 7 फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे आ गया, यानी इस पैरामीटर की जगह क्या आ गया, 7 आ गया। 7 ++8 और t ++ t क्या है 8 ++ हो गई वैल्यू 9। तो यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा 7 प्लस यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी 7 और ये यहाँ पे 8 हो जाएगी 8 + 9 17 रिटर्न करेगा जिसने कॉल किया, इसने कॉल किया तो इस सारे की जगह 17 आएगा, 17 असाइन करेगा भाई, तो यहाँ पे भाई में 17 प्रिंट हो जाएगा। और s और t इस लोकल है, इन दोनों की वैल्यू कैसे तो 2 5 और 17 बेटे आया किसी का आंसर? सर 8 9 17 कितना? 8 9 17 8 9 आवाज ना करो यार, आवाज नहीं सुनती। यस सर 8 9 17 सर 2 5 17 है। हेलो, दोबारा बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? सर 2 5 17 है। It's 2 5 17 जो यहाँ पे फंक्शन को कॉल करें, मतलब जो कोड फंक्शन है जो उधर इन आएगा जेडी कहाँ पे? जहाँ पे कॉल कर रहा हूँ फंक्शन इधर इंट आ रहा है तो ठीक है, यहाँ तो नहीं आएगा इंट, नहीं आएगा वही करेगा। सिर्फ फंक्शन डिक्लेरेशन में डेफिनेशन में ही रिटर्न टाइप आता है उसका, फंक्शन कॉलिंग में कभी नहीं आता। नहीं डेफिनेशन की बात कर रहा है, फंक्शन कॉलिंग की कर रहा है ना यहाँ पे, यहाँ तो आएगा।
नहीं सर, वो नहीं, ब्रैकेट के रिटर्न टाइप अंदर बताना कह रहा पड़ेगा। है फन इंट एस, वरना एरर आएगा सर। क्या कह रहे हो? सर वो कह रहा है कि फन इंट एस होगा वो डेफिनेशन में, वरना एरर आ रहा है उसमें। हाँ, एरर इंट आएगा। आएगा वहाँ पे। चली गई। सिंटेक्स इसका लेकिन यही है कि रिटर्न टाइप को मेंशन करना पड़ेगा। कुछ प्रोग्राम्स चल जाते हैं, कुछ में एरर आ जाता है। कहाँ पे एरर आ रही थी उसमें? अब अपडेटेड होगा उसमें। डेफिनेशन में बाय डिफॉल्ट देता है वहाँ पे। ये जो सी इसका कंपाइलर है ना, उसमें बाय डिफॉल्ट वहाँ पे रिटर्न टाइप उसका इंट ही मानता है, अगर आप कुछ नहीं लिखोगे वहाँ पे। हाँ, नहीं अगर आप डिक्लेरेशन में भी नहीं दोगे तब भी चल रहा है। उसमें चाहिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंटीजर ले रहा है ना वहाँ पे। ये कोड सबको समझ में आ गया है कि इसको समझाऊं इसको? सर एक बार फिर से समझा दीजिए सर। देखो क्या था इसमें, we have taken a three variables in fact, y, s and t। अपना कोड खोल के रखना। s और t के अंदर हमने वैल्यू इनिशियलाइज करी है 2 और 5, y के अंदर कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कराई है। उसके बाद हमने फन फंक्शन को कॉल किया। फन में हमने पैरामीटर दिया s प्लस टी का मतलब दोनों वैल्यू ऐड होके 7 हो जाएंगी और फन फंक्शन को कॉल करेगा। फन फंक्शन की डेफिनेशन हमने बाहर लिखी है। इसके फन फंक्शन से ऊपर इंटीजर t इज इक्वल टू 8 लिखा है।
अच्छा, ये जो दोनों टी हैं, मेन वाला टी और जो मेन के बाहर टी लिखा है, दोनों अलग अलग हैं। ये मेमोरी लोकेशन दोनों की अलग अलग मिलेगी इसको, ठीक है। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए सेम वर्ड यूज किया है। तो जब भी हमारा फन फंक्शन कॉल करेगा तो किसको एक्सेस करेगा? वो ग्लोबल इंटीजर ए टी इज इक्वल टू 8 को, ठीक है। तो जब फन फंक्शन कॉल हुआ, फन फंक्शन के अंदर हमने पैरामीटर क्या दिया? 5 + 2 7 दिया। तो एस की वैल्यू 7 प्लस प्लस यानी 8 हो जाएगी। और टी प्लस प्लस का मतलब है टी की वैल्यू कौन सी लेगा वो? ये जो टी है ये अलग है। ये किसका टी है? जो हमारा फन फंक्शन कॉल हुआ है, यानी जहां पे डेफिनेशन है दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल। ये आपका ग्लोबल है और ये जो टी है वो आपका लोकल है। लोकल किसके है? ये कौन से फंक्शन का लोकल है? ये लोकल टू मेन फंक्शन, ठीक है। तो जब आपका फन फंक्शन चलेगा, डेफिनेशन चलेगी उसमें एस प्लस प्लस। हमने फन फंक्शन में यहाँ पे क्या वैल्यू पास ऑन करी थी? एस प्लस टी। इन एस प्लस टी का मतलब है 5 + 2 7। यहाँ भी हमने 7 पास किया था, तो 7 के ऊपर एस प्लस प्लस लगेगा। एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8, ठीक है। अगला है टी प्लस प्लस। टी की वैल्यू 8 से 9। ये टी कौन सा एक्सेस होगा? जो फन फंक्शन के बाहर ग्लोबली डिक्लेयर्ड है। उसके बाद रिटर्न करेगा एस प्लस टी। एस की वैल्यू 8 और टी की वैल्यू 9। 9 + 8 = 17। रिटर्न किसको करेगा? जहां से फंक्शन कॉल हुआ था, यानी कि फन एस प्लस टी की जगह क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। 17, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या चलेगी? y = 17। इसका मतलब 17 असाइन हो गया किसको? y को। और हमने उसके बाद प्रिंट कराया s, t, y। तो y के अंदर 17 प्रिंट हो जाएगा और SOT के अंदर SOT जो इसके लोकल है, लोकल मेन के लोकल है, यानी कि 2 और 5। सो 2, 5 एंड 17 इज आंसर। क्लियर है? यस, क्लियर है सबको? से यस और नो? यस सर। यस सर। ये सर। एक और बनाओ। बताओ क्या आएगा इसका आंसर?
सर हाँ बोलो बेटा। सर 0 100 1 101 नहीं, गलत है। जीरो। और हाँ, यहाँ पे इंट हटा देना वैल्यू के अंदर। जो वैल फंक्शन डिफाइन किया है उसमें इंट हटा देना। बताओ क्या आएगा इसका आंसर। सर 0 100 101 100। ठीक है।
सबका हो गया? युगांशु क्या आंसर है? हो गया बेटा, जशन हो गया? लिखो, एक कोड और लिखो।
बताओ इसका क्या आंसर आएगा। हैं? कितने एक्सप्रेशन ले सकते हैं समीकरण में? कुछ नहीं है ना। तो पहले आप ये करते हैं, इनिशियलाइजेशन मैंने बताया था, फॉलो पढ़ाया था कि फॉलो फैमिलीज को इनिशियलाइजेशन यहाँ ना करना चाहे तो ऊपर भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर सिंपल लगाना चाहिए। जे के लिए क्या होगा लोकल में? इधर जे वैल्यू 0 होगी, क्या होगी? गार्बेज वैल्यू होगी ना, क्योंकि यहाँ पे तो मेंशन नहीं किया लोकल वेरिएबल या ग्लोबल तो बाय डिफॉल्ट 0 हो जाती है, बट लोकल है, लोकल की कोई भी गार्बेज वैल्यू होगी वो पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होगी, और पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू की कंडीशन में क्या रहती है वाला 0, अदर 0 क्या रहता है कंडीशन में? ट्रू होती है ना, तो बस वहां पे ट्रू है। ठीक है, जल्दी है तो आप नीचे लिखिए। हां करो, ये तो दिमाग ये तो लिखा नहीं होता, लगाओ। सर इफ के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर है तो कितने पे तक लेक्चर? 11:45 तक। चलो बताना इसका आंसर निकल जाए। सर इफ के अंदर वो असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा, फिर वो डबल इक्वल जी आएगा वहां पे। क्या बोल रहे हो बेटा? इफ में वहां पे डबल इक्वल्स आएगा ना? हाँ, इफ के अंदर डबल इक्वल आना चाहिए। लेट्स चेक। डबल इक्वल टू कर लेना। सर तो फिर जे को कुछ इनिशियलाइज तो किया नहीं, तो उसको चेक कैसे करें कि वो डबल इक्वल है कि नहीं? जो थोड़ा कंपैरिजन में आएगा, अगर फंक्शन आई ने मान लो 5 रिटर्न कर दिया वहां से, तो 5 असाइन होगा जे को, और इफ के अंदर 5 आ गया ना, तो 5 तो ट्रू है। फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। ओके सर। चलो देखो इसका आंसर आता है कि नहीं आता, अगर नहीं आएगा फिर नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अभी क्लास का टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, तुम्हारा ज्वाइन कर लेना। अटेंडेंस बेटा अपने ग्रुप में भेज देना।